और सभापति जी, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से ये गहराई से जुड़ा है और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ। ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये मूवमेंट से बना, ये आजादी के लड़ाई से बना और उसी वक्त ये सोच थी 1931 का, ये आज का नहीं है। और नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग को 1937 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी जी ने 25 नवंबर 1939 को स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठबंधन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है, गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने कांग्रेस के सभापति जी सर संकल्पों की पहली बार इसे पेश किया तो मैंने इस विश्वास के साथ अपनी संतुष्टि कर ली कि उन्हें लोकतंत्र की तकनीकी बारीकियों के बारे में बेहतर जानकारी है, परंतु मैं पूर्णतः संशय मुक्त नहीं था। तथापि वास्तविक तथ्यों में मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया गया। ये महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उस वक्त किस ढंग से संविधान बनाना और इसका किस तरीके से काम होगा, ये महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो उनके लिए सुबह शाम क्रिटिसाइज करते बैठते, अरे पीछे कितना काम हुआ इसके लिए, कितने लोग लड़े, कितने सलाहें दिए, ये सब छोड़ो। महात्मा गांधी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, नेहरू जी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले वो भी नहीं सुनेंगे, मौलाना आजाद बोले वो भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनने वाले हैं? आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो, क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? सर, संविधान की प्रस्तावना में मैं अभी पढ़ा, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैंने अभी पढ़ा। इन चीजों की ही जरूरत है हमको समानता होना चाहिए, हमको स्वतंत्रता होना चाहिए, हमको बंधु प्रेम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसमें ये जो चंद शब्द हमारे संविधान में है और जिसको हमने सभी स्वीकार किया है, लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो,
चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूँ कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका, 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ, कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति पंथ लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो
मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपकी तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे। सर, मैं जब बहुत से शक्तिशाली देशों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, महिलाओं को वोट का हक नहीं था, तब भारत में महिलाओं के समेत सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया। और ये संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज, सर आपको तो मालूम है कि कितने देशों के, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत से महिलाओं को, या ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस, वहां पर डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ उनको वोटिंग का पावर नहीं मिला था। ये एक ही देश ऐसा है जिस दिन हमारे को ये मिला, आजादी मिली, संविधान इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस दिन से अडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। गरीब, अमीर, कम से कम काम करने वाले लोग, मजदूर, किसान, सबको मिला। और ये किसकी देन है सर? ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं है। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनके मेंबर थे, वो सब चिल्लाते रहते थे। मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा हूं, आप भी देखिए, 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन क्या क्या किस उस वक्त बोले हैं, किस क्लॉज पे किसने क्या बात रखी है, किस आर्टिकल पे कितने बहस हो गए। जरा देखे तो मालूम होता है जे कामत जी क्या बोले और फलाना साहब ने क्या बोला और जनसंघ के हमारे नेता क्या बोले, ये सब उसमें मालूम होता है। तो इसीलिए आप जरा वो देख लीजिए, उनको दिखाइए, तो बहुत बड़ा, वो भी राज्यसभा की देन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने ही बनाया। और उसके बाद वो भी देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी एक 40 घंटे का है। तो वो भी एक बार देखे तो आपको मालूम होता है दुनिया में पहले कैसी थी, हिंदुस्तान कैसा था, बाद में हम किस ढंग से इतने सिविलाइज्ड होकर काम कर रहे हैं, और क्या वो सामाजिक समानता थी, ये सारी चीजें उसमें आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजर ने 51-52 के चुनावों के दौरान यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ लिखा गया। ये तो सही है ना? अच्छा, पंडित नेहरू ये बोले साहब, उन्होंने कहा अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में 51-52 को उन्होंने बोला, ये कहा, पंडित नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेल्यूर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। Shall I read? Pandit Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, जो महिलाओं को वोटिंग मिलता था, जो शूद्रों को वोटिंग मिलता था, जो गरीब लोगों को मिलता था, इसके बारे में अपोज अगर कोई करे, वो आरएसएस के लोग करे, ये लोग जनसंघ के लोग करे, और आज हमको पाठ पढ़ाते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि ये सत्यानाश होने का खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। अरे आप सब अडल्ट फ्रेंचाइज में ही वोट देकर आए, दिए या नहीं?
और आप ले रहे हैं वोट भी उसी के वजह से। तो मेरे को कहना ये है कि जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट एंड पेस्ट, जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ मैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना, उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया ये कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है। जो पसीना बहाए, घर छोड़ के चले गए, विद्या अपूर्व करके रहे, और ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो। चुप बैठो, तुम अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे हमको बोले। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बात, वो झूठ है सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी नैरेटिव। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें, पर झूठ नहीं है। हाँ, जो इसका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा इट इज अ लाई, पार्लियामेंट्री अनट्रूथ, ट्रूथ, ये शब्द यूज करना, लेकिन उनको अलाउ कर दिया, मेरे को ठोक दिया। सर और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि
वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के नहीं, सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको वो सत्य के इसमें हो सकता है। वैसा ये गोबेल्स से भी ज्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं, और फिर ऊपर से लोगों को हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार बोलता हूँ, नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूंगा। सर, मोदी साहब का तो 1 घंटा 50 मिनट भाषण हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 15-20 कई घंटों से बात करने की भी उनका पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि बजट और जब पेश करते हैं उस वक्त भी बोलते हैं, तो नेचुरली सर पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें, गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले, ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। ये नहीं बाद में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण करते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये बात हमेशा वो करते हैं, तो जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर सदन और देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे। ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहेब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हो, वो हमला बोले, क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया। और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप
बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली या उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे बोले होंगे। तो हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, ये उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और कच्ची कॉपी जो मिली। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों लाया गया। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, जिसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, SC ST का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा। नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया और ये मंशा थी SC ST OBC और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसीलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल, उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके। हाँ, सरदार पटेल जी ने